हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो, तैयारी बढ़िया चल रही है, घर परिवार सभी का बढ़िया, ठीक। आई होप तैयारी आप 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए स्टार्ट कर चुके हो। एंड जैसा आप जानते हो कि 2024 के एग्जाम्स को एसएससी के 2024 के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करते हुए हम फ्री ऑफ द कॉस्ट एक इंग्लिश बैच लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस है प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रिपरेशन आपने की है, लेकिन आपको एक अच्छी सी प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड हम प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड करना चाह रहे थे, जिसके लिए ये सीरीज इंग्लिश हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम कुछ एक दो वोकैब के सेशन कर चुके हैं, इसके अलावा नाउन के 4-5 सेशन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि सेंटेंसेस होंगे आपके सामने, आपको आता है तो आप उसमें एरर फाइंड आउट कीजिए, आपको नहीं आता है तो वहां पर मैं आपको हर सेंटेंस के थ्रू कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सिर्फ सेंटेंस देखकर उसके आंसर्स ना मिले, आपको उन सेंटेंसेस पर, वो सेंटेंसेस जिन कॉन्सेप्ट्स पर चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास का पहला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। इस सेंटेंस को आप देखिएगा, आपके पास 2-4 सेकंड है, 5 सेकंड है, आप एक बार इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने सेंटेंस है 20, 207। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। ओके, सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं हम। क्या है हमारा? He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और बावजूद इसके फिर भी उसके तीनों बेटे जो हैं उनमें से किसी भी बेटे के पास कोई भी मेरिट नहीं है, कोई भी अच्छी उपलब्धि नहीं है, एकेडमिक्स की या किसी चीज की पढ़ाई लिखाई में मेरिट नहीं है। आपको इस सेंटेंस में एरर निकालना है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। ऑफ हिज 3 सन्स neither has any merit। यहां पर वर्ड यूज किया है इन्होंने neither। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने कभी ये नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है कि neither का मतलब होता है सारे के सारे सवाल है बेटा, अभी आप इनको कर पाओगे ना आउट ऑफ 2, 2 में से एक भी नहीं। इसी तरह आपने एक और पढ़ा होगा सही है। आइदर का मतलब होता है किसी राशि का 1/4 है। 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 में से 1। सो नाइदर एंड आइदर जो है आपके कितने लोगों के लिए यूज किए जाते हैं? 2 के लिए यूज किए जाते हैं। 2 से ज्यादा की जब बात करेंगे तो वहां पर आपका ऑल आ सकता है, अगर सभी की बात कर रहे हैं ईच आ सकता है, एवरी आ सकता है, या नेगेटिव की बात करें तो नो वन या नन आ सकता है। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा लोगों के लिए नाइदर या आइदर सही नहीं है। सेंटेंस में क्या लिखा है? उसके बेटे तो 3 बताए गए हैं, लेकिन साथ ही नाइदर को यूज किया गया है। नाइदर कितने के लिए यूज होता है? 2 लोगों के लिए यूज होता है या 2 चीजों के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे नाइदर आपका सही नहीं होगा, ठीक है। 3 लोगों की बात है, 2 से ज्यादा के लिए क्या नेगेटिव में यूज करेंगे हम? किसी राशि पर नन। He is a university professor, but of his 3 sons, none has any merit। उसके तीनों बेटों में से किसी के पास भी कोई मेरिट नहीं है। तो यहाँ नाइदर हटा के आपने क्या कर दिया है? आपने नन कर दिया है, बिकॉज नाइदर सिर्फ 2 के लिए है एंड नन 2 से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंस में चलेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ सकते हैं सेकंड सेंटेंस पर। ध्यान देना,
प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज प्रतिशत प्रति सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है हमें। संख्या की द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक है, ये कितना है? देखिए ये अगर एक है जो गरीब आदमी है उसने क्या किया, जहर दिया किसको, एक तो यहाँ हिम वर्ड है, अभी आता हूं कि ये हिम किसके लिए है, एंड हिज ओन चिल्ड्रन। तो मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे पुअर मैन के अलावा किसी और पर्सन की बात की गई है जिसके लिए वो हिम का यूज कर सकता है? नहीं। सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बेचारा गरीब आदमी था उसने खुद को और अपने बच्चों को जहर दे दिया। उसने किसको? खुद को और अपने बच्चों को जहर दे दिया। सो देखिए क्या होता है, जब आपका एक्शन पलट कर वापस आपके ऊपर ही आना चाहे, जब आपका एक्शन, आप है सब्जेक्ट, रेट आ रहा है टाइम कितना हुई यार? एक आप है सब्जेक्ट जिसने एक्शन किया है, आपने सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया यहाँ पे आ जाएगा आपका। और वो जब एक्शन है वो पलट कर जब सब्जेक्ट के ही ऊपर वापस लागू होता है, एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए बाद में क्या यूज किया जाता है? बाद में हम यूज करते हैं में बेटा 4 से 4 खत्म आएगा, बराबर आएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो जब सब्जेक्ट कुछ एक्शन करता है, वो एक्शन पलट कर सब्जेक्ट के ऊपर आता है, तो हम ऐसे केस में यूज करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपके ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। द पुअर मैन पॉइजन हिम नहीं होगा, 3 साल का 36% निकाल दीजिए सीधा सीधा, तो खत्म। हिमसेल्फ होगा। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। जो गरीब बेचारा आदमी था उसने खुद को और अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन किया गया था जहर देने वाला, वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा था, इसीलिए इस सब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट निकल कर आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, जिसे आप हिम हटा के हिमसेल्फ कर दिया है आपने। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं हम। 25, 15 अगले सेंटेंस की बात करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। ठीक है, देखिए यहां पर शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, कितनी है ये? एक है, और बहुत सारी दूसरी मदर्स में से है, यानी बहुत सारी मदर्स हैं जो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बेस्ट हैं, एंड ये उनमें से एक है, वन आउट ऑफ मैनी है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर आपका आया है डेट। ये क्या है? 6, 7 ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का आपने सुना होगा कि चलते हुए सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के? हु सब्जेक्टिव केस के लिए, हुज आपके पॉजेसिव केस के लिए, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, विच नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए, एंड इनको रिप्लेस करता हुआ जहां जरूरत के अकॉर्डिंग वो डेट। ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो होता क्या है कि यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन आया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन मिलेगा आपको, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन मिलेगा। इस नाउन को बोला जाता है एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इस नाउन को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला सेंटेंस उस नाउन के अकॉर्डिंग चलेगा। नाउन सिंगुलर तो वर्ब एंड बाकी प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव सिंगुलर। नाउन प्लूरल तो बाद में आने वाला प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब ये आपकी प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द
बेस्ट मदर्स, तो यहाँ पे ये वन इस शी के लिए आ चुका है, लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली जो वर्ब चल रही है हैड जो है वो किसके लिए चल रही है? आपकी मदर्स के लिए चल रही है। और ये कैसा है? ये प्लूरल दिख रहा है आपको। कैसा दिख रहा है? प्लूरल दिख रहा है। प्लूरल दिख रहा है इसलिए इस मदर्स के अकॉर्डिंग ये हैज नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हमारा एरर क्या था? इसके वर्ब में था शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, क्योंकि वो तो अकेली है आउट ऑफ मेनी बेस्ट मदर्स, लेकिन इन मदर्स के बारे में बात की गई है जो आज तक जी हैं, जिन्होंने आज तक जीवन जिया है, जो आज तक रही है। सो आपका यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों ने अगर पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना है तो वो ध्यान से देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे ये वाले, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। इनसे जस्ट पहले एक नाउन आता है जिसको आप एंटीसीडेंट कहते हैं। वो एंटीसीडेंट नाउन जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही रिलेटिव प्रोनाउन का बाद वाला सेंटेंस चलता है। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज नहीं होगा, मदर्स प्लूरल है इसलिए हैव एवर लिव्ड, दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सेंटेंसेस रिलेटिव प्रोनाउन से एसएससी एंड बाकी एग्जाम्स पूछते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ठीक है, देखिए यहां पर आपके सब्जेक्ट में 3 लोग हैं, जॉन, आई एंड हरी। देखिए आई जो है, मैं अपने बारे में तो हमेशा बोलूंगा कि आई एम ए फर्स्ट पर्सन। 3200 है बेटा। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, एंड ये दोनों जो है जॉन एंड हरी, ये आपके क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ये जॉन एंड हरी है, ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो जब भी पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं हम सिंगुलर प्रोनाउंस में, देखिए इन्होंने क्या बात की? फिनिश्ड आवर स्टडीज। सेंटेंस आपकी पॉजिटिव सेंस में चल रहा है, नेगेटिव बात तो नहीं बोल रहा है कभी भी। तो जब भी पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस चलेगा जिसमें आपके प्रोनाउंस कैसे हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस कैसे हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस है। कैसे देखा? जॉन सिंगुलर, आई सिंगुलर, हरी सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउंस है और पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस चल रहा है, तो आपका रूल यहां काम करेगा 2 3 1। 2 3 1 यानी कि पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात का क्रेडिट देना है। यू आर द थर्ड सेकंड पर्सन, सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है। देन थर्ड पर्सन को क्रेडिट दूंगा, आपके साथ साथ वो जो थर्ड पर्सन है ही शी या दे तो प्लूरल हो गया, ही शी या राम, जॉन, हरी जो भी है, सेकंड क्रेडिट मैं किसको दूंगा? थर्ड पर्सन को। अंत में कुछ क्रेडिट अगर बच गया अच्छी बात का तो वो मैं लूंगा। ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आखिर में फर्स्ट पर्सन फॉर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। बात अगर नेगेटिव की होती सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, गलती की बात होती, सबसे पहले मैं अपनी गलती मानता, फिर मैं आपको दोष देता, और जब आपको दोष दे चुका हूं उसके बाद मैं थर्ड पर्सन को दोष देता जिसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको आखिर में दोष मिलता। तो यहाँ पॉजिटिव बात है, इसलिए हमने क्या रूल लगाया है? 2 3 1 का रूल लगाया है। ठीक है, नेगेटिव के लिए 1 2 3 लगता है, पॉजिटिव के लिए 2 3 1 लग रहा है सिंगुलर प्रोनाउंस में। लेकिन अगर प्लूरल होते तो दोनों केसेस में 1 2 3 ही लगता। तो यहाँ 2 3 1 का रूल लगा के मैं बोल रहा हूँ जॉन, आई एंड हरी, ये आपका थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन इस सेंटेंस में नहीं है, यहां से हटा सकते हो। तो यहाँ पर 3 and 1 बच गया, तो क्या कर दिया आपने? जॉन कोमा हरी एंड आई, जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। यानी कि जॉन ने, हरी ने और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। अगला सेंटेंस हमें कह रहा है
आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। ओके, तो देखिए यहां पर ये आपका नाउन है, ये उस नाउन का एडजेक्टिव है, दोनों मिलकर आपका नाउन फ्रेज बना है। नाउन फ्रेज बन गया यहाँ पे अफेक्शनेट सन का। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर लगा हुआ है योर्स। योर क्या होता है आपका? योर होता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव जो ऑलरेडी पोजीशन को शो कर रहा है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव केस, एक पोजीशन शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है, तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। आई एम योर अफेक्शनेट सन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? योर्स की जगह आई एम योर अफेक्शनेट सन, मैं आपका दुलारा सा प्यारा सा बेटा हूं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो जाएगी। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आप पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। एक मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े। 76 अगला सेंटेंस हमें कहता है बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। मैं और मेरी बहन दोनों एक बोर्डिंग स्कूल में गए, वहां पे पढ़े। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपका प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, अगर आपका प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसका केस कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। प्रोनाउन का यूज अगर सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। राइट, अब देखो यहां पर ये आपकी वर्ब है, इससे पहले ये जो माई सिस्टर है, ये मी है, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट है। मैं और मेरी बहन दोनों बोर्डिंग स्कूल गए। अगर ये पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट है तो यहाँ यूज होने वाले सारे के सारे प्रोनाउंस किस केस में होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके सब्जेक्टिव केस में। माई सिस्टर का तो ये नाउन की तरह आ गया, यहाँ प्रोनाउन तो है नहीं, इसको आप सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्टिव केस मान सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके पास है मी। मी क्या होता है? मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस। मी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस है। अब जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं आ सकता, सब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, तो यहां इसको मी को हटाकर इसका हम सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। ठीक, एक चीज तो आपने ये कर दी, बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। मैं और मेरी बहन दोनों के दोनों एक बोर्डिंग स्कूल गए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और एरर है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। अभी हमने देखा 2-3-1 का रूल देखा, तो यहाँ पर एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंस की बात है, तो बोथ माई सिस्टर एंड आई ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बोथ माई सिस्टर एंड आई ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर आपको एक ही एरर निकालना है तो यहाँ पर मी हटाकर आप आई सब्जेक्टिव केस में लाइए, वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भाग को नहीं हटाएंगे। अगला सेंटेंस, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। वह वो था जो भागता हुआ क्लासरूम में आ गया। देखिए ये क्या होता है, आपके पास इट से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके जस्ट बाद बी की कोई फॉर्म लेके आया हो। बी की फॉर्म मतलब इज एन आर वॉज वर्ब। बी की फॉर्म लेकर आया हो, सेंटेंस इट से स्टार्ट हुआ हो एंड बी की फॉर्म लेके आया हो। ये आपको देखने में लगता है सब्जेक्ट, लेकिन असलियत में ये सब्जेक्ट नहीं होता।
ये सिर्फ आपको देखने में सब्जेक्ट लगता है, असलियत में ये आपको एक डमी सब्जेक्ट मिलता है जो आपको सब्जेक्ट वाला वहम करवाता है। ये एक डमी सब्जेक्ट है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसे आप बोल सकते हैं। तो रियल सब्जेक्ट कहाँ आएगा? इट और बी की फॉर्म जहां पर खत्म होगी उसके बाद आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और वही आपका रियल सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका रियल सब्जेक्ट होगा और वहां पर सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इस वजह से क्या होगा? बी की फॉर्म के बाद असली सब्जेक्ट आपका आएगा और कैसे केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा। अब सेंटेंस आप देखिए, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पर इट है, बी की फॉर्म है, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा हुआ है हिम। लेकिन ये सही नहीं है, हमें चाहिए क्या? रियल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए इस हिम को यहाँ पर नहीं रहने देंगे हम। इसलिए हिम को यहाँ नहीं रहने देंगे हम। यहाँ क्या हो जाएगा? इट वाज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। इट वाज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, यानी कि हमने इसे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रख दिया है। हिम ऑब्जेक्टिव केस था, उसे रिप्लेस करके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बढ़ सकते हैं आगे? ना हो तो हम कौन सा लगाएंगे? ये वाला। नेक्स्ट सेंटेंस, बढ़ते हैं आगे। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी किससे बात हो रही है? देखो, ये तो वो बोल रहे हैं मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं। अब बात करते हैं ढंग से थोड़ी। क्या क्या बात करते हैं? आई एम स्पीकिंग, एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, जो है भी। टू हु आई एम स्पीकिंग। अब मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्टिव केस में हूं। जिससे बात कर रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव केस में जाना चाहिए। मैं एक्शन कर रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाना चाहिए। और मैं यहां पे तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन ये जो हु है, ये जो हु है ये आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। हमें तो चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इससे तो हम बात कर रहे हैं। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हम क्या बनाएंगे? होम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनाएंगे हम? होम। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। हु सब्जेक्टिव केस था, उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाया। बिकॉज स्पीकर तो मैं हूं, एक्शन मैं कर रहा हूं, मेरा एक्शन किसी और पे जा रहा है। ठीक। दूसरी बात, ये तो सही है, कर दिया हमने। लेकिन आप यहां देखो, यहां एक ये वर्ड है टू। टू क्या होती है? आपकी प्रीपोजिशन होती है। एंड ये भी बात आप यहां से याद रख सकते हो कि जब भी आपका प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगकर आता है। आप इस तरीके से भी देख सकते थे, प्रीपोजिशन के बाद एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया, उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे। हु से हटा के उसको किस में ले गए? हुम पर लेकर गए। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। चलिए, आई होप दोनों तरीकों से आपको क्लियर है। अगला सेंटेंस, इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। ठीक है, देखिए, अगर आप कल घर आ रहे हैं, यहां पर ये वर्ड है कमिंग। यहां पर क्या बनकर आया? कमिंग बनकर आया, आपका आना। लेकिन क्या ये जेरेंड है या ये वर्ब है? जेरेंड क्या होता है? एक ऐसा नाउन जो वर्ब से बना होता है, आईएनजी फॉर्म लगा के, वर्बल नाउन इसे कहते हैं। क्या यहाँ पर ये जेरेंड का काम कर रहा है क्या? जैसे मैं कहूं कि राहुल इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। राहुल तालाब में तैर रहा है। यहाँ स्विमिंग जो है ये वर्ब होगी। लेकिन साथ ही मैं कहूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो दोनों में फर्क है। पहले वाले में मैंने एक वर्ब का यूज किया है, स्विमिंग, तैर रहा था उस वर्ब का। दूसरे में मैंने तैरना एक नाउन का यूज किया है कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो जब भी जेरेंड होता है, जेरेंड से पहले आपका
पजेसिव एडजेक्टिव लगता है, जेरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ पर जेरेंड नहीं है, यहाँ पे वर्ब है आईएनजी फॉर्म की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब है आईएनजी फॉर्म की, तो इससे पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा, इससे पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, इफ यू पूछ रहा है ना जिससे सेकंड पर्सन से, इफ यू आर कमिंग होम, अगर तुम घर आ रहे हो, ठीक है। इफ क्लोज दे दिया आपको कंडीशनल का, यहां आपको यू दे दिया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, ठीक। यहां ये जेरेंड नहीं है, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं था, ये इसने यू आर को योर लिख दिया। अगर ये इतना लिखता ना, चलो उसको छोड़ो, आप इतना ही सही है। इफ यू आर कमिंग होम, यहां पर योर हट जाएगा, यू आर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर ये ऐसा लिखता तो फिर भी सही होता, इसका मतलब होता है यू आर, ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। पहले मैंने सोचा ना बताऊं, फिर मुझे लगा कि चलो जब ये टॉपिक आया है, ये चीज आई है, तो अभी बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। He is fatter than me, ओके, वह मुझसे मोटा है, वह मेरे मुकाबले मोटा है। तो देखो क्या है कि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, एक कंपैरेटिव डिग्री आई और देन से आपका कंपैरिजन हुआ, कंपैरेटिव डिग्री आई और देन से आपका कंपैरिजन हुआ। याद रखना कंपैरिजन जब भी होगा, याद रखना कंपैरिजन जब भी होगा, अगर किसी सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हो तो सब्जेक्ट के साथ ही होगा, किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हो तो ऑब्जेक्ट के साथ ही होगा, किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, किसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता है। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वो मुझसे ज्यादा मोटा है, कौन, वो, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो इसका केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जिसके साथ इसका कंपैरिजन होगा वो भी एक सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, वो भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। सो ही इज फैटर देन आई हो जाएगा, ही इज फैटर देन आई हो जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे हुआ, सब्जेक्टिव केस से हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव केस में कुछ होता तो उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन के साथ होता, ठीक है। क्लियर है आपको, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई अगला सेंटेंस 11, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, हम दोनों, मैं और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। देखिए ये आपका, ये पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, पूरा पार्ट सब्जेक्ट है, तो पूरे पार्ट का सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। पहली बात तो आई सब्जेक्टिव केस है, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में था और यहाँ ही आपका ऑब्जेक्टिव केस से हटकर सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने एक पॉजिटिव बात बोली है, दूसरी चीज हमने एक पॉजिटिव बात बोली है। यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम एक और चीज और एप्रोप्रिएट और सुधार सकते हैं इसको, अगर हम लिख दें ही एंड आई, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी हमने 2-3-1 रूल की बात की थी, 2-3-1 रूल की बात की थी, तो यहां पर एसएससी ने तो एक ही एरे दिया, आई एंड ही करवा दिया, लेकिन अगर और अच्छे से इसको देखेंगे तो ही एंड आई ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ही एंड आई आर गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। I and he have prepared the lesson thoroughly.
मैंने और उसने लेसन जो है बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लिया है। देखिए है तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस में है, ये भी सब्जेक्टिव केस में है, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, अगेन आपका रूल 231 फॉलो करवाना है। 231 फॉलो करवाने के हिसाब से पहले आ जाएगा he and I have prepared the lesson thoroughly। ये चीज मैं बता चुका हूं पहले, he and I have prepared the lesson thoroughly। ठीक है, इतनी सी बात है। चलो ये सेंटेंस हो गया, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है हमें, The boy who studies hard, he will pass with flying colors। जो लड़का बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा वो बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ पास होगा। ठीक है, टू पास विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब है डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहा है, बहुत अच्छे से आसानी से बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए पास हो गए। देखिए सब्जेक्ट आ गया, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन था, एंटीसीडेंट आया बॉय, उस बॉय के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्टडीज सिंगुलर वर्ड चली, सब कुछ सही चल रहा है हमारा। ये सब्जेक्ट यहाँ एक बार आ चुका है आपका। अब जब आपका सब्जेक्ट आ चुका है, सेंटेंस में कोई ब्रेक नहीं है, सेंटेंस में कोई क्लॉज चेंज नहीं हुआ, कंजंक्शन से नहीं जुड़ा है, सीधा सीधा चल रहा है सेंटेंस, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो जब सेंटेंस में ब्रेक नहीं है, अलग अलग क्लॉज नहीं है, बीच में कंजंक्शन आके दो सेपरेट क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहा है, तो यहाँ पर इस बॉय के लिए प्रोनाउन की जरूरत क्यों, ये गलत है। द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, वो लड़का जो अच्छे से कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाएगा। यहाँ पे प्रोनाउन ही की जरूरत नहीं है हमें। एरर क्या है, यहाँ ही नहीं आना चाहिए, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि उस ही के सब्जेक्ट को द बॉय को हम पहले देख चुके हैं, एंड कंजंक्शन से नहीं जुड़ा है, सेपरेट क्लॉजेस नहीं है, सिंगल क्लॉज है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़े आगे। ये सेंटेंस देखिए, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। मेरे अंकल ने फोर्स किया, जोर जबरदस्ती की मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ, ताकि हम रुक जाएं। टू स्टे बैक, हमें रोकने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती की, जबरदस्ती हमें रोका। तो माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड, ये तो नाउन हो गया, स्टार्टिंग में आता तो सब्जेक्ट के केस में आता, बाद में आया तो अब ऑब्जेक्ट के केस में आया। नाउन का केस क्या है, नाउन का केस सिर्फ हमें समझना होता है, वर्ड्स अलग नहीं होते। माई फ्रेंड स्टार्टिंग में लिखा होता सब्जेक्ट, एंड में लिखा हुआ है वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ आया है क्या, आई, कंजंक्शन एंड से जुड़ा है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो चीज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आई वो ऑब्जेक्टिव केस ही लेकर आएगी, जो चीज ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर आई वो ऑब्जेक्टिव केस ही लेकर आएगी। इसलिए आई क्यों, आई तो सब्जेक्टिव केस हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक, मेरे अंकल ने मेरे दोस्त और मुझे पीछे रुकने के लिए फोर्स किया, जो जबरदस्ती मुझे हमें रोका। तो यहाँ आई हटकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मी का यूसेज करेक्ट है यहाँ। अगला देखते हैं, एट माई साइड he ran inside the house because he did not like to meet me। ओके, देखिए यहां पर क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पर वर्ड है साइड, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे साइट हो गया, सेपरेशन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, पार्डन हो गया, ठीक है, एंड लीव हो गया। तो इनके साथ क्या करते हैं, आप पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते, इनके साथ आप पजेसिव एडजेक्टिव या
इनके साथ पॉजिटिव केस में नाउन नहीं लगाते हो आप। जैसे इन्होंने कहा है एट माई साइड ही रैन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मीट मी। मेरी नजर पे वो, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है सुनो, एट माई साइड, मेरी नजर पे वो भागकर घर के अंदर चला गया क्योंकि उसे मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता था। मेरी नजर पे अंदर चला गया या मुझ पर जब नजर पड़ी तब अंदर चला गया, मुझे देखते ही अंदर चला गया। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, एट द साइड ऑफ मी। हमने यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाना था इस साइड के साथ, इसलिए हमने लिखा एट द साइट ऑफ मी। मुझे देखते ही, जैसे ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी वो अंदर भाग गया, और क्योंकि वो मिलना नहीं चाहता था मुझसे। तो क्या आ जाएगा, एट द साइट ऑफ मी ही रैन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मीट मी। इन वर्ड्स के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ भागते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस, I and Tina will go to the market in the evening. मैं और टीना शाम को मार्केट में जाएंगे। देखिए टीना थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। हमने रूल पढ़ा है कि एक पॉजिटिव बात या जो नॉर्मल जनरल बात है बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसमें मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लेम नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर आप क्या लगाओगे, 2, 3, 1 सिंगुलर प्रोनाउंस के केस में। किसके केस में, सिंगुलर प्रोनाउंस के केस में। तो क्या हो जाएगा, आई एंड टीना की जगह क्या यहाँ करेक्शन कर दोगे, टीना एंड आई। क्या करेक्शन आपने कर दी, टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। टीना और मैं शाम को मार्केट जाएंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आखिरी सेंटेंस ले लेते हैं आज का। ओके, आज का लास्ट सेंटेंस है, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। रुस्तम और मैंने पिक्चर देखी। देखिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है माई सेल्फ, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आता है, जब मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आएगा जब किसी सब्जेक्ट ने एक्शन किया और उस एक्शन का असर पलटकर सब्जेक्ट पर ही जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका एक्शन। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इतना बड़ा है पूरा, रुस्तम एंड माई सेल्फ इन्होंने सब्जेक्ट में दे रखा है, लेकिन ये माई सेल्फ तो ऑब्जेक्ट पे जाता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा वो एक्शन उसी के ऊपर जब पलट कर आता है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं आता। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अपने आप को कहीं पर इंट्रोड्यूस करते हैं, हेलो माई सेल्फ रॉबिन चौधरी, या आप बोलिए हेलो माई सेल्फ लक्ष्मण राम चौधरी। यहाँ पर आपका ये तरीका इंट्रोड्यूस करने का अपने आप को बहुत गलत है। ठीक है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं माई नेम इज रॉबिन चौधरी या आई एम रॉबिन चौधरी। माई सेल्फ यहाँ पर गलत है। तो क्या हो जाएगा, रुस्तम एंड आई, रुस्तम एंड आई सो द पिक्चर। क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेंगे और वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो आपका आई होगा सब्जेक्टिव केस का। रुस्तम एंड आई सो द पिक्चर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। क्लियर है ना भाई सभी को। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस। प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट 1 था एंड नाउन का मैं करा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख सकता है, अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। वोकैब के कुछ सेशन डल चुके हैं, कुछ सेशंस इडियम्स एंड वोकैब के भी लेकर आऊंगा, उसके लिए जुड़े रहिए। स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि 100% फ्री एक प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा होनहार बच्चे सरकारी पदों पर जाकर उनको भर सके। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो जाकर अपनी मेहनत के बल पर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। चलिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।